डिस्कवर करा था, ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। कैथोड रे क्यों बोलते थे? क्योंकि वो अपीयर होती थी कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड से निकल रही है, जबकि वो निकलते किससे थे? वो गैस से, है ना। कैथोड से कुछ नहीं निकल रहा था, निकल किससे रहा था? उन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा था? कैथोड टू एनोड की तरफ जा रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिया कैथोड रे, ठीक है ना। जबकि वो होते किससे? उस गैस के आयोनाइज होने से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और फिर बाद में पता भी चल गया कि वो पार्टिकल हैं, और उससे ये प्रूव हो गया कि जितने भी वो होते हैं सभी में क्या होते हैं? कोई ना कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसने मतलब क्या करा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के यूज से, है ना, क्या निकाला? चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, है ना। ये इस टाइप का ऐसा, है ना, एक ऐसे इधर क्या कैथोड है और यहाँ पर एनोड, है ना, और इधर यहाँ पे क्या रख दी? इधर गैस रख दी, और ये वो पूरा वही ZnS का वैसे वो कर दिया, ठीक है ना। तो जब हमने क्या देखा था कि कैथोड रे जब यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओ अलग से, है ना, तो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। यदि यहाँ पे हमने मान लो मैग्नेट लगा दिया, है ना, तो मैग्नेट लगा दिया तो मान लो इधर डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, इधर आ गया, ठीक है। मतलब पूरे उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ऐसा, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से लगा दी तो डिफ्लेक्ट होके मान लो यहाँ आ रहा है C पे, है ना, ठीक है। तो ऐसा है ना, मतलब डिफ्लेक्शन होगा, है ना। यहाँ पे मान लो हमने पॉजिटिव लिया तो इस साइड डिफ्लेक्ट होगा इसमें, है ना। इस साइड मान लो नॉर्थ पोल लिया तो इसमें इस साइड डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यदि बिना इसके करते तो क्या होना चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी कि ये उनके प्रेजेंस में भी इसी पर आए, इसी पॉइंट पर आए, ठीक है। तो उस समय अब उन्हें जो भी फॉर्मूले के उससे उस समय जो चार्ज बाय मास का रेशियो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये, इनसे जो डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इस रेशियो के बराबर होता है चार्ज बाय मास रेशियो। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे उसने फाइंड आउट करा, है ना। खैर हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, एक मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस ढंग से उन्होंने फाइंड आउट करा है ना, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है, जिससे वापस से ये उसी जगह आ गया जब स्ट्रेट लाइन में चलता था, ठीक है। तो वो रेशियो से इसने क्या निकाल लिया? E/m रेशियो, और वो सभी के लिए क्या आता है ना, 1.7 इंटू 10⁸, है ना, कूलम पर ग्राम, है ना। ये सबके लिए क्या आता है? फिक्स आता है, चाहे कोई सी भी गैस हो, है ना, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम की वेपर ले लो, पोटेशियम की वेपर ले लो, सबके लिए ये रेशियो यही आया। इसका मतलब सभी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, सभी में ये पार्टिकल होते हैं, और उन सभी पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो जो थॉमसन था उसने ये निकाला था, है ना, चार्ज बाय मास रेशियो। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी कैथोड रे की, है ना, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज ट्रेवल करती है ना। वो क्या होता है? मटेरियल होता है उसमें, है ना, तभी वो फैन को क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। और भले एक आध पॉइंट और लिख लो कि इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, कि जो बहुत ही थिन वो होंगी कोई मेटल की प्लेट, उसको वो क्रॉस कर जाती है ना, तो इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक। तो ये कुछ है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि चार्ज बाय मास रेशियो इज सेम फॉर ऑल द सब्सटेंस, मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। कोई सा भी मेटल हो, कोई सा भी कुछ भी हो, कोई सा सब्सटेंस हो, सभी के लिए उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो इससे ये शो हो गया कि यूनिवर्सली सभी एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये डिस्कवरी हो गई, ठीक है। अब फिर वही प्रॉब्लम आई कि इसका चार्ज क्या है और मास क्या है ना। तो एक मिलिकन था,
है ना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मिलिकन ने एक ऐसा सिलेंड्रिकल एक वेसल ली, है ना, इसमें ऐसे प्लेट, है ना, ये ऐसी प्लेट्स जो थी, इलेक्ट्रोड जो लिए वो ऐसे प्लेट के फॉर्म में ना, मतलब इस टाइप के थे, ठीक है, सर्कुलर, है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। इनको हाई वोल्टेज बैटरी से क्या करा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही करें, ये क्या है पॉजिटिव एंड और ये क्या है नेगेटिव एंड, ठीक है, ऐसे उसने कनेक्ट कर दिया। और ये जो हमारा ये था, इसमें एक ऐसा होल था, ये है ना, एक ऐसा क्या कर दिया, इसमें होल कर दिया, ठीक। और एक ऐसा उसको बोलते हैं हम एटोमाइजर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एटोमाइजर, है ना। एटोमाइजर, एटोमाइजर का मतलब बस ये कि यदि हम इससे कोई भी लिक्विड को स्प्रे करें तो बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप्स उसकी क्या हो, बाहर निकले, है ना, ये मतलब ये मान लिया कि इतनी छोटी ड्रॉप है कि वो एटम जितनी होंगी, है ना, बस इसलिए उसका नाम एटोमाइजर रखा हुआ, बाकी और कुछ वैसा नहीं। तो इससे क्या था, इसमें ऑयल था, है ना, और वो ऑयल इसके अंदर जा रहा था, ठीक है, कि वो ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से अंदर जाती है ना, और फिर नीचे इधर नीचे आएंगे, ठीक है। फिर उसमें नीचे कोई भी जिस भी गैस को ऑब्जर्व करना है वो गैस डाली, और एक्सरे, है ना, उस पे एक्सरे को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। एक्सरे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज करा, एक्सरे यूज करा, ठीक है। ये गैस है ना, इस गैस के अंदर होंगे ना सब, तो फिर वो मतलब बाहर निकलने के बाद हाँ वो वही तो फिर अब उसके आगे देखो, वो अब आगे करते हैं हम, है ना। और यहाँ पर ये कैसा है ना, टेलीस्कोप, है ना, एक ऐसे टेलीस्कोप लगा, ठीक है। उस टेलीस्कोप से क्या करा उन्होंने, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स की पोजीशन को मेजर करना था ना, कि कहाँ जा रही है, कहाँ पे स्टडी हो रही है, कैसे वो हो रही है, ठीक है। उसकी उनकी जो पोजीशन, फिर इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वो नीचे आएगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये क्या जाएगी, अपवर्ड जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, अपवर्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, और ऊपर क्या लगा रहा है, पॉजिटिव एंड लगा रखा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वो अप बढ़ जाएंगे, और ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो इसमें मतलब हुआ क्या, ऑयल ड्रॉपलेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑयल होता है वो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आई, है ना। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट, एक तो जब मान लो ये कुछ भी नहीं है ना, कोई एक्सरे डाली ना, ये तो एक किसी स्पीड से नीचे आ रही होंगी, है ना, वो सिर्फ किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, है ना, तो वो नीचे आ रही होगी, ठीक है। वो स्पीड उन्होंने मेजर करी, ठीक है। फिर उसके कारण क्या, उससे क्या होता है, इसका मास और चार्ज क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है ना। जो ऑयल ड्रॉपलेट पे कितना मास कितना चार्ज है वो उससे मेजर होता है। खैर उससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। अब जब इस गैस को हमने क्या करा, आयोनाइज कराया एक्सरे से, तो इससे क्या हुए, जो इलेक्ट्रॉन हुए वो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या होंगे, जाके स्टिक होंगे। अब ऑयल ड्रॉपलेट पे जाके स्टिक होंगे तो उस ऑयल ड्रॉपलेट का मास क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे क्या होगा, अब जरूरी नहीं ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसी पे 2 हुए, किसी पे 5 हुए, किसी पे कितने हुए। उसके कारण क्या होगा, उनकी स्पीड में फर्क आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा जो भी होगा, है ना, मास के कारण। हाँ हाँ, ऐसा बना था कि मास बढ़ने का एक्सेलरेशन पे कोई डिपेंड नहीं। लेकिन उसकी देखो वो क्या है, जब फ्री फॉल इन ग्रेविटी होता है ना, वो उसके लिए, ये सब इसके बीच में कर रहे हैं ना हम सब, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो हर जगह सेम ही रहेगी नहीं, लेकिन उसमें मतलब कोई और चीज का असर नहीं होना चाहिए, तब है वो जो वो प्रूव्ड जो है
है ना, वो उसके लिए कि आपने छत से दो चीज़ों को फेंक दिया और कुछ भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है ना, तो लेकिन हवा भी चलेगी तो भी इफेक्ट हो जाएगा, होगा ना उसमें, ठीक है। तो वो उसके लिए है वो चीज़ ट्रू। लेकिन हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि सब पर अलग अलग उसका जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सब पे अलग अलग मैग्नीट्यूड स्टिक हो रहा है तो उस पर क्या होगा, सब पे अलग अलग वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो उसके कारण सबकी स्पीड क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगी, है ना। अब हम ऐसा वोल्टेज ऐसा अप्लाई करते हैं कि जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आने की जगह मतलब इनके बीच में ही रहे, मतलब ऐसा वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि ग्रेविटी के कारण नीचे खींच रहा है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण वो ऊपर खींचेगी उसको, ठीक है। तो ऐसा अप्लाई करते हैं कि वो यहीं बीच में कहीं पे रहे और फिर उसका टेलीस्कोप से, है ना, उसका वो सब मेजर करके उसकी पोजीशन, है ना, और कितना वोल्टेज इसको लगा, इसको मेजर करके उसके क्या निकाले उन्होंने, चार्ज फाइंड आउट हुए, ठीक है। अब देखो वो किस उससे हुआ है, उससे हमको कोई लेना, उसके लिए फिर वो उसके डीप में जाना पड़ेगा कि वो किस ढंग से करा। बस ये एक मतलब नॉर्मल ये तरीके से उन्होंने क्या करा, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, है ना, ये क्या करा, मेजर करा, ठीक है ना। तो अब जब ये ऑयल ड्रॉपलेट के चार्ज मेजर करे तो हर एक पे क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल में ही चार्ज आ रहा था, है ना, कि मतलब किसी पे NE या NQ मान लो, चल, है ना, NQ, बस इसी मल्टीपल, मतलब किसी पे क्या आया 1Q, किसी पे 2Q, किसी पे 10Q, किसी में 5Q, लेकिन सभी में ये एक जो था ये सभी में कॉमन था, इसी के मल्टीपल में ही चार्ज आया सब पे, किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट पे। किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5Q आ गया, है ना, फ्रैक्शन में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, यही होगा, है ना, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी के मल्टीपल में आएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्टिक हुआ होगा तो सिर्फ Q आएगा चार्ज, है ना, 5 हुए होंगे तो 5Q आएगा, 10 हुए होंगे तो 10Q आएगा, ठीक है। तो इससे उन्होंने वो करा कि इन्फ्रेंस निकाला कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, इस Q के बराबर, और इस Q की वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इसमें ये होती है। या फिर जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, कूलम में ये होती है। लेकिन ये वैल्यू भी ध्यान रखना है ना, ये हम आगे जाके 4th चैप्टर करेंगे तो उसमें डायपोल मोमेंट करेंगे, वहां ESU में यूज करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा के लिए कन्वर्जन ध्यान रखना, है ना, कि कन्वर्जन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हाँ बना लो, वैसे मतलब ये आएंगे नहीं, देखो स्कूल वगैरह में ये पूछेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दे भी रखा है NCERT में, एक थोड़े से ऐसे बॉक्स में करके दे रखा है कि बस बच्चों को लगे काय से पता चला ये, है ना, ठीक है। फिर भी इससे ये रहेगा कि कैसे थोड़ा सा हमको ये रहेगा, याद रहेगा कि मिलिकन ने सबसे पहले क्या करा, फाइंड आउट करा। नहीं तो बस इतना लिख लो, हाँ, कि बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was found. He found that on each oil drop plate, he found that in each oil droplet the charge stick is multiple, is integral multiple, is integral multiple of a number, ना, किसी एक नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में ही उस पे चार्ज आया, ठीक है ना। तो देन हाँ, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो था, वो जो मल्टीपल, जिस मल्टीपल में आया, है ना, वो जो मिनिमम चार्ज है ना, जिसके मल्टीपल में ही सब आ रहे, तो वो क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हो गया ना, कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो उस पर वो चार्ज आया होगा, 5 हुए होंगे तो 5 इंटू वो आ गया, है ना, ऐसे।
और दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज, है ना। अब क्या बार बार हम किसी के लिए लिखते हैं कि सोडियम में इतना चार्ज होता है ना, या पोटेशियम में इतना चार्ज होता है, ये इस फॉर्म में, तो बार बार 10⁻⁻19 और ये सब लिखना पड़ता, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया 1, है ना। ये 1 यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना ही पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव, है ना, ठीक है। और प्रोटॉन पे इतना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इट इज इक्वल टू दिस और दिस, है ना। ये भी ध्यान रखना है, ESU वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इतना होता है, और कूलम में, कूलम हमारे देखा यार SI यूनिट है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बस उसको इसमें पुट कर दिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि E/m तो वो निकाल ही चुका था थॉमसन, है ना। तो बस क्या हो गया, इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हमने कर ही रखा है, हाँ, 10⁻⁻31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10⁻। तो मुझे किलोग्राम नहीं, ये थोड़ी, अच्छा इलेक्ट्रॉन का है ना, हाँ। किलोग्राम और ग्राम में कंफ्यूज क्यों, तो किलोग्राम में, हाँ, नहीं, किलोग्राम, -31 किलोग्राम, -28 ग्राम, है ना, ये ठीक है। ग्राम में ये मैग्नीट्यूड छोटा आएगा, है ना, क्योंकि माइनस में छोटा बड़ा होता है ना, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इससे भले ध्यान रखो, ठीक है, कि जो ये मैग्नीट्यूड स्मॉलर आया तो ग्राम में होगा, ये मैग्नीट्यूड बिगर है तो केजी में होगा, ठीक है। 31 और 28, ठीक है, तो ऐसे -31 kg है, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। ऐसे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है ना। और अब हमको ये पता ही था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ऑब्वियस था कि उसमें पॉजिटिव भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो उसको फिर शो किसने करा, बाय एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन, है ना, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये चाहो तो आप नहीं भी इसको ज्यादा हुआ ना, बस ध्यान रखना है ना, मतलब खुद ध्यान रखना कि ऐसे उसने करा, बस इतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई वैसा तो है नहीं कि हमको प्रूफ दे रखा उन्होंने कि कैसे ये हुआ, आया क्या हुआ, है ना, वो हमारे स्कोप के बाहर ही है सब, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये किसने करी, गोल्डस्टीन, हाँ, गोल्डस्टीन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एनोड, या इसको बोलते हैं कैनाल रेस ना, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उससे करें। तो बस अब इसके बाद तो सब कुछ था ही, है ना, क्या क्या करना है ना। तो बस उसने क्या करा, सेम वही कैथोड रे ट्यूब ले ली, है ना, उसमें इसने क्या करा, परफोरेटेड क्या ले लिया, कैथोड ले लिया, है ना, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला एंड था इसको परफोरेटेड लिया, है ना, और पॉजिटिव वाले को नॉर्मल लिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, ये ZnS का क्या, अब ZnS पे ग्रीन कलर में ग्लो होता है, ये भले आप लोग चाहो तो लिख लो, है ना, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ZnS पर स्ट्राइक करता है तो ऐसा हल्का सा ग्रीन कलर आता है, ठीक है ना। तो इधर क्या कर दी, ZnS की कोटिंग कर दी, और वही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की, बीच में जिस भी गैस का एक्सपेरिमेंट करना है उस गैस को डाल दिया, है ना, ठीक है। और फिर क्या करा, ये देखा, तो क्या देखा उसने कि यहां पे भी क्या हुआ है, ग्लो करा, मतलब ग्रीन कलर यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें जो ये जो गैस थी इसमें क्या है, कोई वो भी है, पॉजिटिव चार्ज चीज भी है ना, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी है, ठीक है ना। फिर वही उसने फैन लगाया
तो वो फैन भी घूमने लगा, है ना। सब ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो क्या हुआ, नेगेटिव की तरफ डिवेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो साउथ पोल की तरफ डिवेट हुआ। इन सब से ये प्रूव हुआ कि क्या होता है, उस गैस में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मटेरियल होता है ना, क्योंकि यदि मटेरियल नहीं होता तो फैन नहीं घूमता, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडिएशन से हम ये फैन को ऐसे नहीं घुमा सकते, इसको एनर्जी देके घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे इस पर हम ये सिर्फ रेडिएशन डायरेक्ट डालेंगे तो फैन नहीं घूमेगा, ठीक है। फैन का मास काफी कम है किसका? जो उसमें लगा है। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं उठता है ना, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो इसको बोलते हैं हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बस इसकी भी 2-4 प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। हाँ, ऐसे लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस, है ना। हाँ, तो फर्स्ट it consists positively charged particles। देखो अब हमको पता है ना कि इसमें एक तो था नहीं, है ना, ये क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज आयन होगा, ठीक है, पूरा पूरा आयन इस तरफ आया होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे होंगे उस चीज ने, उसके अलावा जो भी पार्ट होगा, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके अंदर सोडियम की वेपर डालोगे तो Na पॉजिटिव इधर जाएगा, है ना। हाँ, हाइड्रोजन के केस में H पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, वो प्योर प्रोटॉन ही रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें से प्रोटॉन ही होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह एल्यूमिनियम की वेपर डाली तो Al 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो Al3 पॉजिटिव इधर आ रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए इनके चार्ज बाय मास रेशियो क्या हुआ, सबके अलग अलग आए, ठीक है, यही उसमें और इसमें डिफरेंस है ना। गोल्डस्टीन ने क्या, हाँ ऐसा लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसे लिखो, इसमें फर्स्ट तो वो लिख ही लिया, है ना। हाँ, इट कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना, ठीक है। हाँ, फिर सेकेंड लिखो, फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और सेकेंड, है ना, कि क्या होते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सेम वही होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, है ना, कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हाँ, नेक्स्ट लिख लो, दे डिविएट टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल in electric field and south pole and towards south pole in magnetic field, towards negative terminal in electric field and towards south pole in magnetic field। देखो अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज बाय मास रेशियो, E/m रेशियो, E/m ratio of anode rays is not same for all substance, is not same for all substance, है ना। E/m ratio is not same for all substance। हाँ, ये अभी अपन करेंगे डिस्कस, है ना। दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, है ना, इसको बोलते हैं नेचर। जो चीज किसी सब्सटेंस के साथ चेंज होती है उसको बोलते हैं कि वो चीज उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब अलग अलग के अलग अलग होगी, ठीक है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, है ना, क्योंकि इसमें सबको गैस ही भरेंगे, क्योंकि गैस को आयोनाइज करना इजी है ना, बाकी को थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इसलिए गैस को वो करके, है ना। और दूसरा, गैस चारों तरफ रहेगी, वो सॉलिड डाल दो नीचे ही हो जाएगा, है ना। गैस सब हर जगह रहेगी तो हर जगह से निकल के जाएंगे उस पर, है ना, ठीक है
है ना, और ZnS पे कैसा होता है, ग्रीन कलर का वो करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें अलग अलग क्यों आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन में सबका सेम आया, इसमें अलग अलग क्यों आया होगा, है ना, क्यों आया होगा अलग अलग। तो देखो इसलिए कि मैंने देखो बताया था ना कि ये गैस में इलेक्ट्रॉन तो चलेगा इधर, है ना, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है किसी भी सब्सटेंस का, है ना। उससे क्या होगा, जैसे मान लो अपन एग्जांपल सोडियम का लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम से क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन ही सोडियम से बाहर निकल पाएगा, है ना, तो वो तो क्या हो गया, यहां चले गया, और बाकी का क्या बचा, Na पॉजिटिव, वो जा रहा है यहां पर, Na पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन नहीं जा रहा है, Na पॉजिटिव जा रहा है, उस Na पॉजिटिव के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना, क्योंकि अब तो वो पॉजिटिव बन चुका है एज ए होल, तो वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अब Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, अब हमको पता है ना, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो 11 प्रोटॉन का चार्ज कुछ होगा और 11 प्रोटॉन का मास होगा, तो वो आ रहा होगा इसमें, ठीक है, E/m रेशो। लेकिन इसी की जगह यदि हम हाइड्रोजन डालेंगे तो यहां क्या जाएगा, H पॉजिटिव, तो इसमें E/m रेशो में क्या हो रहा होगा, एक प्रोटॉन का मास मतलब चार्ज और एक प्रोटॉन का मास आ रहा होगा, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, तो ये अलग आएगा और ये अलग आएगा, है ना, मास अलग ही था दोनों का। क्योंकि मास अलग ही था, है ना, क्योंकि प्रोटॉन जा ही नहीं रहे थे, जा क्या रहे थे, आयंस जा रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज आयन। हाँ, तो इसमें लिख लो बिकॉज, है ना, E/m रेशियो चेंज क्यों है, बिकॉज ये कभी आ सकता है रीजनिंग असर्शन में, है ना, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर प्रेजेंट इन एनोड रे, है ना, नॉट ओनली प्रोटॉन, ना, सिर्फ प्रोटॉन नहीं था उसमें, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, और इवन अब हमको तो पता है कि न्यूट्रॉन के कारण भी वेट में अंतर पड़ता है ना, न्यूट्रॉन भी अलग अलग होते हैं सब में, तो वेट में और ज्यादा अंतर पड़ रहा होगा, है ना, तो इसलिए चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग आया ना, आया ना समझ में, है ना, कि जैसे मान लो हमारा लिथियम होता तो Li पॉजिटिव, तो Li पॉजिटिव तो इधर गया, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल निकल के इधर गया। अब Li पॉजिटिव पर जो प्रोटॉन कितने होते हैं Li में, 3, है ना, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम 3 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 प्रोटॉन का चार्ज और साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो मास में तो और कुछ आएगा, है ना। हाँ, तो ये जो 7 होगा वो 3/3 प्रोटॉन का चार्ज और 7 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब एटॉमिक चार्ज मास जो रहेगा, ये रेशियो आएगा, तो ये 11 के रेशियो से 11/23 के रेशियो से ही अलग होगा, है ना, दोनों क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है, इसलिए क्या हो रहा था, सब अलग अलग आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या था उससे कर लिया उन्होंने, है ना, कि जब सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, अब हाइड्रोजन में एक ही पॉजिटिव, E/m रेशियो जो हाइड्रोजन का आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो चार्ज आ रहा था उससे लगभग सिमिलर चीजें आ रही थी, है ना, उसके चार्ज और इसके चार्ज में, तो उससे मान लिया कि एक प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता होगा, इतना, ये है ना, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तो देखो 1 प्रोटॉन का चार्ज भी यही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही होगा, बस प्रोटॉन में उसको पॉजिटिव बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन में उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ये किस, और ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हम नॉर्मल में इसको क्या बोल देते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, हमारे लिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का पूछा कि हीलियम के न्यूक्लियस में चार्ज बता, है ना, ऐसे तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज इसमें कितना है, +2 है, लेकिन वो +2 नहीं है, वो कितना है, 2 इंटू दिस मच, है ना, इतना। लेकिन हम क्या बार बार वो उससे बचने के लिए वो जब भी करना हो तो एंड में करो उसको, है ना, मतलब पूछा हो तो, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे उसमें +2 चार्ज, ठीक है ना, आए ना समझ में, +2 का मतलब है 2 इंटू दिस मच इन कूलम, 2 इंटू दिस मच इन ESU, ठीक है, और एक और होती है फेराडे भी एक यूनिट होती है ना, 1 फेराड इक्वल टू होता है 96500 कूलम, है ना, वैसे इतना एग्जैक्ट नहीं होता है, 96458 ऐसा होता है, लेकिन हम ये लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने का चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, या 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है, इसको भी लिख के ध्यान रखना, ठीक है।
चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम. चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू 96500 कूलम इक्वल टू 1 फेराड, है ना. ठीक है, तो ऐसा ये वही फेराड है ना, माइकल फेराड. 96500 कूलम में, है ना, और फेराड में इसी को 1 फेराड. देखो अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 2 4 तो जाते नहीं है, कई कई मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इसलिए बड़ी यूनिट बनाई, उसका नाम दे दिया फेराड, है ना, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फेराडे बना दी. ऐसे यूनिट डेवलप की जाती है ना, जरूरत जैसे पड़ती जाती यूनिट को बनाते जाते. ठीक है, तो ये इससे क्या हो गई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, पढ़ा था हमने, है ना. मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67. देखो अब थोड़ा सा और थोड़ा सा वैसा लिखते हैं 3, है ना, इंटू 10 to the power -27 kg, है ना, और 1.673 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, है ना. एक यूनिट इसलिए मैंने बढ़ाई क्योंकि न्यूट्रॉन के मास को एग्जैक्ट लिखने के लिए, ये बताने के लिए कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है, इसलिए एक डिजिट बढ़ा. अरे तुमको फिर मैं बताया ना, नेगेटिव में उल्टा होता है ना, नेगेटिव में ये बढ़ा है और ग्राम में बढ़ा आएगा ना, है ना. ठीक है, यही तो यहाँ पे हुआ था हमारा -28 और -31. ठीक है ना, और ये कितना था 1 AMU के बराबर, है ना. इतने ग्राम मतलब 1 AMU. 1 AMU मतलब 1 प्रोटॉन का मास, है ना. वो क्या AMU में कितना होता है 1 होता है. ठीक है, ये तो हमने उधर भी तो पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, है ना, कि हाँ 1 AMU इक्वल टू इतना होगा. ठीक है ना, तो इसी को 1 AMU बोलते हैं. तो जब भी हमको AMU को ग्राम में कन्वर्ट ऑन करना होता है तो इसी से मल्टीप्लाई करते हो, और यही क्या होता है 1 एवोगैड्रो नंबर, है ना. इट इज आल्सो इक्वल टू 1 Na ग्राम. ठीक है, तो ये इस ढंग से देखो पूरा डेवलप, है ना, ये सब चीजें बनाई गई. ठीक है ना, तो ये आया इतना समझ में, तो ये हो गया. अब यहीं पे देखो उसका भी लिख लो, न्यूट्रॉन को किसने करा था, चैडविक ने, है ना, बस इतना से लिख लो, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. हाँ, है ना, उसने बेरिलियम प्लेट पे एक्सरे वगैरह. देखो क्या होने लगा कि अब ये मानने लगे थे कि प्रोटॉन के मास के बराबर ही एटम का मास होना चाहिए, है ना. उस समय सब लोग ये मानने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा तो एटम का मास ज्यादा आ रहा था, जितने प्रोटॉन थे उससे ज्यादा आ रहा था. ठीक है, तो फिर ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ और होगा, है ना, साथ में कुछ और भी होगा, है ना. तो फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना. तो न्यूट्रॉन, हाँ तो ऐसा लिखो, न्यूट्रॉन का बस ऐसा लिख लो, चार्ज क्या होता है 0, है ना, चार्ज 0 और मास देखो, है ना 1.674 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. बस ये बताने के लिए इतना ये थर्ड डिजिट लेना पड़ा था. ठीक है, लेकिन AMU में इसको भी कितना कर देते हैं, नियरली इक्वल टू 1 AMU, या दोनों को बराबर ही मानते हैं, है ना. क्या अंतर पड़ेगा इतने उसमें. ठीक है, लेकिन यदि कोई हमको एग्जैक्ट पूछे तो न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन, है ना. न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन से हेवी होते हैं. ठीक है ना, कि जब एग्जैक्ट वाली बात है. अदरवाइज क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनके मास का ऑर्डर बताओ, है ना. कौन सा, अरे यू है, ये यू का मेरे को कुछ बनाना चेंज करना पड़ेगा लगता है, AMU ही लिखता हूं. ठीक है, AMU. ठीक है, उसी को 1 AMU बोलते हैं. ठीक है, हाँ, है ना. तो ये है ना, तो इससे न्यूट्रॉन की वो हो गई, है ना. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बराबर मानते हैं, और लगभग एक जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है वो लगभग 1857 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन. ठीक है, लगभग इतना. तो सर एक मिनट, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हाँ, तो लेकिन नहीं, न्यूट्रॉन हेवी है वो किसके लिए, जब आपको पूछें तो
अदरवाइज आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या मानना है, बराबर वेट का मानना, ठीक है, इक्वल वेट का मानना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग 1857 टाइम्स हेवियर होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम निग्लिजिबल कर देते हैं, है ना। तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन एएमयू में मास इक्वल टू नंबर, है ना, क्योंकि 1 एएमयू मतलब 1 प्रोटॉन का मास, है ना, इसलिए मास ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, ठीक है ना। ये काय में आएगा, उस समय मैंने बता दिया एएमयू में आएगा, ठीक है, तब नंबर को प्लस कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल नहीं है, ग्राम में निकालोगे तो फिर उसमें उसका मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ग्राम में आएगा। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे थे ना कि ग्राम में निकालो, ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने देखो इसलिए बनाया, हमारी कन्वीनियंट के लिए बनाया है ये सब, है ना, कि नहीं तो क्या करना पड़ता हमको, बार बार ग्राम में बहुत सारा परेशान होना पड़ता है, इसलिए उन्होंने उसको ही 1 नाम दे दिया, एक नई यूनिट ही बना दी, है ना, कि 1 एएमयू यूनिट बना के नंबर से ही काम चल जाएगा, है ना। नहीं तो मास और नंबर अलग अलग चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर ही दिया, यूनिट ही ऐसी बनाई, ठीक है। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी हो गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सिमिलर होता है, तो वो और फायदा हो गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब ये रहते कहाँ है ना, हम रदरफोर्ड मॉडल के बाद देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, अब इसके बाद अब लिखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के समय भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, थॉमसन ने जब मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं पता था कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव ये 2 चीज पता थी, वो उसको भी प्रोटॉन नहीं बोलते थे, है ना, बस पॉजिटिव चीज और निगेटिव, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो थॉमसन ने क्या बोला, हाँ बस 2-3 वो लिखना बस, है ना, पॉइंट। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ये ऐसा एक स्फेरिकल है ना, ये हम बना सर्कल रहे हैं बट इट इज स्फेरिकल, ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा है, पूरा पॉजिटिव है ना। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ओवर इट, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, चिपके हुए होना, है ना, फंसे हुए होना, ये भी बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ओवर इट लाइक, है ना, सीड्स इन वाटरमेलन, है ना, या वो पुडिंग, प्लम पुडिंग वाला, है ना, कि ऊपर से ऐसे डाल दिया हमने, या पिज्जा के ऊपर कुछ ऐसा डाल दिया, है ना, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन, और वो पूरा पिज्जा क्या हो गया हमारा, एटम हो गया, ठीक है, वैसा वो पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव। हाँ, फिर ऐसा लिखो एटम इज न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एटम में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सो एटम इज न्यूट्रल, है ना, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो अब है ना इस मॉडल का, है ना, है वो गलत, बट इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज, हाँ इसको लिखो पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम भी लिख लो, चलो मास ऑफ एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एटम इक्वली, ओवर होल एटम इक्वली, मतलब ये जो पॉजिटिव है ना, जितना भी पॉजिटिव था उसमें, है ना, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पॉजिटिव भी होगा, है ना, ये पूरे एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना। देखो ये कितना, अब हम जो मॉडल पढ़ते हैं उसमें कहां पर है, ये न्यूक्लियस के अंदर है ना,
पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, इसने बोला था नहीं, पूरे एटम में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इसीलिए गलत हुआ वो मॉडल, है ना, कि पूरे एटम में, ठीक है। और साथ में क्या है, मास भी हर जगह बराबर बराबर सा मास है ना। अब जबकि अब हमारा क्या हो गया है शो कि मास भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एटम जबकि बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज द थॉमसन मॉडल, ठीक है ना। लेकिन अब हम आगे जाके इसके ड्रॉबैक्स जो है, वो ड्रॉबैक्स तो क्या, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स है, ठीक है ना। हाँ, अब लिखो थोड़ा सा, देखो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमको अल्फा पार्टिकल को देखना पड़ेगा ना, कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। हाँ, हीलियम जो होता है वो होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के सोर्स जो होते हैं, है ना, उसने जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा, उसमें अल्फा पार्टिकल को क्या करा, उसने बम्बार्ड करा, है ना, गोल्ड प्लेट पे। तो वो कैसे हुआ, रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो रेडियो एक्टिव मतलब होता है कि जो सब्सटेंस, हाँ ऐसा लिखो पहले तो, है ना, रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को देख के फिर अपन वो करें। नहीं, इसमें बाद में सब जाके न्यूमेरिकल हो जाएगा, धीरे धीरे आगे जाके न्यूमेरिकल। शुरू में हिस्ट्री मैंने बताया ना, थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप से, ठीक है। इन पे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल और इस पे, लेकिन अब वो पूछते नहीं है ना, वो सब बोहर से चालू होता है हमारा। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बाद पूरा ये एकदम से चेंज हो जाएगा, पूरा वो हो जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगा, है ना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब आ जाएगा, है ना। हाँ, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इमिशन ऑफ, ऐसा लिखो, इमिशन ऑफ particles or radiation, emission of particle or radiation by a substance spontaneously, है ना, spontaneous emission, ना, इमिशन ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, है ना। हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमेशा ब्रेक होते रहते हैं, मतलब उनका, अब हमको पता है ये सब न्यूक्लियस से होता है, लेकिन उस समय न्यूक्लियस का नहीं पता था। लेकिन क्या होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है ना, तो वो न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होना चाहता है, या कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो ब्रेक नहीं होते तो अपनी एनर्जी को कम करते हैं, तो वो रेडिएशन को क्या करते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल, है ना, बैक्वेरेल ने सबसे पहले इसको करा था, ना, हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का फादर बोलते हैं बैक्वेरेल, ठीक है। और इसके बाद सबसे ज्यादा वर्क किसने करा, मैडम क्यूरी, है ना, और उनके हस्बैंड पेरे क्यूरी और रदरफोर्ड, है ना, इन लोगों ने फिर इस पे रेडियो एक्टिविटी बहुत करा, ठीक है। मैडम क्यूरी ने कई सारे नए एलिमेंट के, यही कि इमिट करना कोई चीज को, जैसे कोई भी पार्टिकल को, या ऐसे अपने आप, जैसे यहाँ पे, जहाँ पे जैसे सोडियम रखा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। सोडियम को एक उसमें तुम बंद कर दो, ऐसा कैसा ही रहेगा। उसकी जगह यूरेनियम रख दो, तो यूरेनियम रख दिया तो क्या होगा, वैसा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे वो क्या होते रहेगा, कुछ पार्टिकल, कुछ रेडिएशंस को इमिट, जैसे यूरेनियम है वो अल्टीमेटली लेड में चेंज हो जाता है ना। सालों पहले जो यूरेनियम होगा वो उसमें से बहुत सारा लेड में चेंज हो चुका होता है ना, ठीक है। ऐसे एक पोटेशियम होता है रेडियो एक्टिव, वो आर्गॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ऐसे में, बहुत सारे जो नेचर में रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो लेड में अल्टीमेटली चेंज होते हैं, कुछ एक बिस्मथ में चेंज होते हैं ना। ये सब आपको देखो 12th में फिजिक्स में चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें ये सब चीजें आपको नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज और ये सब पढ़ने को मिलेगी, लेकिन उससे इससे थोड़ी सी वहां हेल्प मिल जाएगी, है ना, जो हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इमिट करते क्या है ना, तो इसमें 5 टाइप के इमिशंस होते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लिखो अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल्स और
रे भी बोल देते हैं ना, क्योंकि ये सब इतने छोटे छोटे होते हैं कि जब ऐसे निकलते हैं तो हमको ये लगता नहीं कि पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन है ना। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है 2He4 लिखते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होता है, +2 चार्ज होता है और 4 AMU इसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है। आपको हीलियम का पता ही है ना, हीलियम का मास कितना होता है, 4 AMU, और हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, +2 होता है, ठीक है ना। मतलब हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बचता है दैट इज अल्फा पार्टिकल, है ना, उसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हाँ, अब ऐसे आप लिख लो, भले हमको अभी तक न्यूक्लियस का नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा लिख लो, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना, ठीक है। वो भी बोल सकते हैं डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम, या फिर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, है ना, ये होता है। He2 पॉजिटिव मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब क्या बचा उसमें, न्यूक्लियस, है ना। तो वो जो न्यूक्लियस बचा वो न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये, तो आप देखो कभी भी कोई भी, जैसे मान लो एक एलिमेंट है ना, अब आपको देखो कोई भी एलिमेंट है तो उसको Z, X और A इस फॉर्म में लिखा होता है। इस Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, और A को बोलते हैं हम एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है। तो कभी भी हम लिखेंगे तो नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा। मोस्टले ने हमको ये बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये प्रोटॉन के नंबर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो मोस्टले ने सबसे पहले प्रोटॉन देखा जाए ना, तो जो एक मतलब उसने तो वो आयंस को ही बोल दिया था, है ना। एक्चुअल प्रोटॉन देखा जाए तो मोस्टले जो है उसने फिर बताया कि प्रोटॉन ये चीज होती है, और प्रोटॉन ही किसी एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रोटॉन चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, है ना। यदि किसी में 2 प्रोटॉन है तो वो हीलियम ही होगा, भले उसका मास कुछ भी हो। मतलब अगर उसमें 3 प्रोटॉन कर दिए तो वो तो 3 प्रोटॉन कर दिए तो ये लिथियम बन जाएगा, ठीक है। तो फिर सर उससे आपने बताया था कि अनस्टेबल हो जाते तो फिर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करते जाओ। हाँ, तो अनस्टेबल हो जाए तो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है वो, लेकिन लिथियम रेडियो एक्टिव होता है नहीं, 3 प्रोटॉन वाला होता है तो वो लिथियम बन जाएगा, है ना, ऐसा, ठीक है। सकते हैं उस स्पीड से उस न्यूट्रॉन को डालना पड़ेगा। तो वो न्यूट्रॉन क्या होता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रॉन चले जाता है ना, ठीक है। अब इसको बहुत अनस्टेबल कर देता है, ठीक है। ऐसे भी यूरेनियम करता है, लेकिन उसको हम आर्टिफिशियली और तेजी से करवाना चाहते हैं, तो उसमें वो न्यूट्रॉन चले जाएगा तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, तो ब्रेक होने लगता है। अब ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये क्या बनाता है, 3 न्यूट्रॉन खुद ही बनाता है, 3 न्यूट्रॉन और बना लेता है, जिसमें भी ये ब्रेक होता है साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन अपने आप ही किसी 3 यूरेनियम के एटम में फिर चले जाएंगे और वो क्या कर लेंगे, 9 न्यूट्रॉन इमिट करेंगे। वो 9 किस में चले जाएंगे, 9 में, फिर वो 27 न्यूट्रॉन करेंगे। ऐसे ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में कुछ को कराना पड़ेगा, फिर अपने आप होता रहेगा, ठीक है। तभी इतना बड़ा एक्सप्लोजन। और देखो वो अभी हमारे लिए ज्यादा यूटिलिटी नहीं है उसकी। जैसे क्या होता है, यूरेनियम पे यदि हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यदि इस पे डाला तो क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल होके ये दूसरे कुछ एटम भी देता है स्मॉलर, है ना, जैसे बेरियम दे दिया, कुछ भी दे दिया, XY कुछ भी दे दिया, साथ में 3 न्यूट्रॉन और बनाता है, ये बनाता है, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन अपने आप निकलते हैं, ठीक है। अब वो 3 न्यूट्रॉन जो होंगे वो किसी 3 यूरेनियम पर और चले जाएंगे अपने आप, ठीक है। उससे फिर 9 3 फिर और निकलेंगे। ऐसे करते देखो हर स्टेज पे क्या होती जाएगी, एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और एक समय ऐसा हो जाएगा, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी वो कि वो हमारा वही एटम बम हो जाएगा, ठीक है। तो एटम बम का यही प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस को तोड़ना, है ना, ठीक है। इसीलिए डाल्टन के किसी लॉ को डिस्प्रूव कर दिया था कि एटॉमिक मास चेंज होता है, एनर्जी। हाँ, इसी से आइसोटोप्स ये सब चीजें रेडियो एक्टिविटी से आई, सब आइसोटोप्स ये सब चीजों की डिस्कवरी, है ना,
ठीक है, तो देखो है ना, आया समझ में, ऐसे होता जा रहा। और हर केस में क्यों एनर्जी निकलती है, क्योंकि ये जो तीनों चीजें बनी, ये एक्स वाई और न्यूट्रॉन, इन सबका मास इस यूरेनियम के एटम के मास से कम होता है, और वो मास काय में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर स्टेप पे इतनी 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 एनर्जी निकलती जा रही है। और मैंने बताया था 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती, ठीक है, 1 AMU से। तो जितना कन्वर्ट होता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब वो है ना? एनर्जी कितनी इस रूम को आराम से उड़ा सकते हैं एक ही अब देखो, वो जो ये एनर्जी जो निकलती है ना, इससे चीजें वो नहीं होती है, ये ब्लास्ट नहीं है वैसा। इससे क्या होगी, उस एनर्जी से क्या होगी, हो सकता हो इस मकान के सरिये पिघल जाए, है ना, वो हो जाए, मकान टेढ़ा होने लग जाए, ये जितने पोल हैं वो सब हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ की खत्म हो जाएगी, सब जल जाएगी, है ना, और हम लोग सब क्या हो जाएंगे, उससे डेथ हो जाएगी। तो एटम बम से जितना नुकसान इन बिल्डिंग्स और इनको नहीं है, लिविंग थिंग्स को नुकसान हो जाता है। उनको भी है बट लेकिन मेन लिविंग थिंग, बाकी उनका क्या करना, मान लो टूट भी जाए तो कुछ नहीं, है ना, लोग ही नहीं बचेंगे। तो वो जो रेडिएशंस होते हैं फिर उसके, वो हार्मफुल होते हैं, और वो रेडिएशन सालों साल खत्म ही नहीं होते। आज भी हिरोशिमा नागासाकी में कई बच्चे वैसे पैदा हो जाते हैं, विकलांग, और ऐसे पैदा हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ी हुई। चेरनोबिल में भी हुआ था, लेकिन वहां तो उसको तो वो कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, पूरा हटा दिया वहां से। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी में जो आज भी ट्रेसेस उसके हैं एटमॉस्फेयर में, न्यूक्लियर उसके, तो आज भी ऐसा होता है ना। ये जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये चीजें चलती रहती है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर रुका हुआ है, क्योंकि वो जिसने ट्रेजेडी देखी है तो वो अब आगे सोच ही नहीं सकता कि क्या होगा, है ना। और ये जो बम था, ये इट इज इनिशियल, है ना, इससे शायद 1000 2000 टाइम या 10,000 टाइम पावरफुल बम बन चुके, है ना। तो वो तो एक पूरी सिटी और इनके लिए काफी है ना। तो ये बहुत, और कई कंट्री तो जरा सी है ना, कई कंट्री तो हमारे इंदौर के बराबर ही है ना। तो वो तो कंट्रियां ही खत्म हो जाएंगी, इसीलिए ये सब प्रिवेंट है। नहीं तो अभी ये रशिया और ये का था, इसी से हो जाता वर्ल्ड वॉर, है ना, यदि ये बम नहीं होते तो ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हाँ, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल से क्या हुआ, देखो अब एक अल्फा पार्टिकल इससे निकला, तो इससे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, तो इसका एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा, 4, और एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, 2। तो जो अब बनेगा ये Y, कोई नई चीज बनी, उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, A-4, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2, ठीक है। मतलब यदि ये 98 था तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ Y लिखा है, X नहीं लिखा, है ना। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा, आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है, वो कितना आ जाएगा, 2 ग्रुप अपने से लेफ्ट वाला बनेगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन से यदि मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकला तो कार्बन बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है ना। तो जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनमें होता है ना, बाकियों में नहीं, बाकी तो सब नॉर्मल है, वो ऐसा कैसा, जो सिर्फ रेडियो एक्टिव होते हैं उनमें ये सब चीजें होती है, ठीक है। और एक उस पे जाके रुक जाएगा, जब वो स्टेबल बना लेगा तो रुक जाएगा वो चीज, ठीक है, ऐसा। तो देखो, हाँ, ये लिख लो, ZX से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या बना, Z-2 और A-4, ठीक है। तो क्या बन गया इससे, हाँ, तो ऐसा लिखो, बाय इमिटिंग 1 अल्फा पार्टिकल, हाँ ठीक, ये 2He4 क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, 2He4, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल निकला तो Z में से 2 माइनस हो गया, मतलब 2 प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए, और A में से 4 माइनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 तो प्रोटॉन ही कम हो गए, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन भी कम हो गए होंगे, तभी उधर 4 माइनस हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक। तो ये एक अल्फा पार्टिकल से ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा लिखो, देखो इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, ये पेरेंट है, ये डॉटर है, उससे बना हुआ है। तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो क्या होगा, 2 ग्रुप लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये लिख लो अभी, है ना, हाँ, कि बाय इमिटिंग 1 अल्फा पार्टिकल, बाय इमिटिंग 1 अल्फा पार्टिकल, द डॉटर
न्यूक्लियस या ब्रैकेट में एलिमेंट कम्स इन टू ग्रुप लेफ्ट फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस कम्स इन टू ग्रुप लेफ्ट फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, है ना। देखो ये सब चीजें, अब देखो क्या है कि अब पीरियोडिक टेबल तो हम पढ़ेंगे, तो वहां पे जाके और समझ में आने लग जाएगा, है ना। डॉटर न्यूक्लियस या एलिमेंट्स कम्स इन टू ग्रुप लेफ्ट फ्रॉम द पेरेंट, है ना। पेरेंट से दो ग्रुप क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या हो गया, ये न्यूक्लियस छोटा भी हो गया ना, छोटा, उसने इन चीजों को लॉस कर दिया, तो छोटा होके थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही हो जाता है। हाँ, आप सेकेंड लिखो, बीटा डिके, बीटा सेकेंड, है ना। देखो अब ये सब, देखो अभी आपको उतना ज्यादा इसका यूटिलिटी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स करोगे तब आपको लगेगा कि हमने अच्छा करा था, पढ़ लिया था, है ना। बीटा डी, और अभी थोड़ा समय भी हमारे पास, तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ो जो भी चीज करना है। बीटा डिके, ठीक है। तो बीटा डिके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, -1 E0, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे, देखो आप लोगों को ये सब सिंबल भी आते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं -1 E0, है ना, मतलब मास 0 होता है AMU में और चार्ज -1 होता है इसका, ठीक है ना। तो अब जब बीटा डिके होता है, तो जैसे मान लो ZXA है, तो बीटा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है ना, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ मतलब एलिमेंट चेंज हो गया, लेकिन एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बीटा डिके, ठीक है। ये ना बीटा, ये बीटा पार्टिकल है, ठीक है। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब बीटा डिके जब होता है तो एक्चुअली में देखो क्या होता है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल बनाता है, और इसके साथ साथ इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये सब में होता है, किसी में भी, जिसमें भी बीटा पार्टिकल है, सिर्फ रेडियो एक्टिव में होंगे। हाँ, अब लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था कि विच पार्टिकल इज इमिटेड बाय ट्रीटियम, है ना, जो हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो होता है बीटा पार्टिकल, है ना। यह आंसर है उसका, ठीक है ना। यह लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया है। सर आप एक बार बताएंगे कि रिएक्शन, हाँ, वो मैं बताता हूँ, पहले इतना लिख लिया। हाँ, ये इतना देखो, फटाफट इतना लिखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वैसे, लिखने का। हाँ, तो ये ऐसा, खैर उससे भी लिख सकते हो, मैं इसको डाल तो दूंगा ही उस पर, तो जब कुछ छूट जाए तो फिर देख के लिख लेना उससे, ठीक है। हाँ, तो देखो, है ना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन, हाँ नीचे इसे लिखते भी जाओ, 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। देखो कैसे हो गया, ये एक एटॉमिक नंबर बढ़ क्यों जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन बढ़ना, तो एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। 1 न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन एंड इमिटेड बीटा पार्टिकल एंड, नहीं, हाँ बीटा पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, बीटा पार्टिकल एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, इसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो एक ये नया पार्टिकल हो गया एटम के अंदर, है ना, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी तो है तो पार्टिकल ही, एनर्जी का पार्टिकल, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ये तो न्यू बार है, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। न्यू बार को बोलते हैं एंटी, यहाँ वो नहीं है फ्रीक्वेंसी, यानी एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार, ये सब और ग्रीक रोमन वो लैंग्वेज है ना, उसके यूज हुए, ठीक है। तो ये तो एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में एनर्जी, देखो ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है, एनर्जी को कम करने के लिए, है ना, तो इस फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है, ठीक है ना। हाँ, यहां पे बस वो भी लिख लो कि ट्रीटियम मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन,
रिलीजेस वन बीटा पार्टिकल, रिलीजेस बीटा पार्टिकल, वन मत लिखो, बस बीटा पार्टिकल, है ना। ये लास्ट ईयर ये मेंस के एक पेपर में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं बीटा डीके, तो बीटा डीके से भी ये हो गया। इसके बाद थर्ड होती है, अब ये सब आपने बीटा पॉजिटिव डीके, है ना, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। हाँ, ये नाम उस दिन मैंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक और पार्टिकल होता है ना, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है बट उसका चार्ज अलग होता है, +1 E0 ऐसे बोलते, पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव डीके, है ना, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, आज ये करके फिर नेक्स्ट में हम रदरफोर्ड मॉडल करेंगे और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फिर खत्म, दोनों मतलब दोनों मिलके फिर मतलब एनर्जी बन जाएगी और खत्म हो जाएंगे वो पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का मतलब यही होता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हो देखो, लेकिन हर वो इमिट नहीं करते ना, जब तक बनेगा नहीं तो आएगा, जब ये प्रोसेस होनी चाहिए, जब ऐसी कुछ है ना तो होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब इस पॉजिट्रॉन में क्या होता है कि ZX से, है ना, इससे क्या होता है, एक कम हो जाता है और मास में कोई भी चेंज नहीं आता, +1 E0, और इसमें न्यूट्रिनो के फॉर्म में एनर्जी निकलती, न्यूट्रिनो के, है ना, हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में, तभी तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। किस पे, मास पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो गया तो मास उतना ही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो गया तो मास उतना ही है ना, अंदर उतना के उतना ही है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कुछ बाहर निकलेगा तब मास चेंज होगा, ठीक है। किसमें, पॉजिट्रॉन में क्या क्या होता है? ये पॉजिट्रॉन है एक्चुअली, है ना, और ये न्यूट्रिनो के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। पॉजिट्रॉन मतलब +1 चार्ज होता है और 0 मास होता है, ठीक है, ऐसा। सर निकल कोबाल्ट और ये कैल्शियम पोटेशियम में क्या यही सब हुआ था? हाँ, देखो अब ये तो नेचर में जब बने होंगे तब वो कैसे बने होंगे ये तो अपन कह नहीं सकते, मगर हाँ हो सकता है ऐसे बने हो एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखो ये है ना, तो क्या होता है, एक प्रोटॉन, हाँ, इन पॉजिट्रॉन डीके 1 प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन एंड इमिट पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, है ना, न्यूट्रिनो में एनर्जी, है ना, इससे भी एनर्जी, देखो सब में एनर्जी लॉस होना चाहिए, है ना, ठीक। In positron, 1 proton changes to into neutron and emitted, यहाँ दूसरा निकलता है ना, ये सब अलग अलग, मैं बताया कम से कम 30-40 पार्टिकल है ना। तो सर जैसे वो वाले पे लाइन, हाँ, वो उसमें नहीं है, इसमें लाइन नहीं है ना, लाइन नहीं है तो इसको न्यूट्रिनो बोलेंगे। एंड इमिट पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ब्रैकेट में लिख लो, न्यूट्रिनो के ब्रैकेट में एनर्जी, है ना, इसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये मास, कुछ मास तो कम हो ही रहा है ना इससे, इलेक्ट्रॉन का भी मास तो होता ही है, पॉजिट्रॉन का कुछ तो होता ही है ना, न्यूट्रिनो का भी कुछ होगा, तो सब कुछ मास भी कम हो रहा है, तो मास किसके फॉर्म में कम हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में कम, है ना, तो उससे एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन डीके। इससे क्या होगा, बीटा पार्टिकल से जो नया एलिमेंट बनेगा वो 1 ग्रुप राइट में आएगा, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ के आएगा उसका, ठीक है, और पॉजिट्रॉन से 1 ग्रुप लेफ्ट में आएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। बीटा डीके से 1 ग्रुप राइट में आएगा, पॉजिट्रॉन से 1 ग्रुप लेफ्ट में आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो 1 ग्रुप पहले हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो 1 ग्रुप और बाद में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे अरेंज है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये हम करेंगे पीरियोडिसिटी में। हाँ, अब एक दो और लिखना है, एक लिखो गामा डीके, हाँ, गामा डीके, ये भी कराया क्या स्कूल में, तो ये है ना गामा डीके, इंट्रोड्यूस करा दिए, सारा एक्सप्लेन नहीं कर, हाँ, इतने ये शायद ये रिएक्शंस नहीं बताए वो प्रोटॉन और ये वाली, ठीक है,
हाँ, गामा डीके। तो गामा जो होती है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है ना। जैसे हमारी एक्सरे होती है, ऐसे गामा रेज होती है ना, एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, है ना, ऐसे ही क्या होती है, गामा रेज होती है। तो गामा जो होता है रेडिएशन होता है, तो इसमें क्या होता है, 0 0, ना तो इसका कोई मास होता है ना इसका कोई चार्ज होता है, ये फोटोन है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं होगा, जैसे ZXA है तो वो यही की यही रहेगा, बस कुछ एनर्जी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा इसके फॉर्म, है ना। जैसे Y टाइप का रहता है, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी, मतलब इसमें एक्साइटेड जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनर्जी निकाल के स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिफ्थ एंड लास्ट इज के कैप्चर। के कैप्चर, है ना। आप लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा होगा थोड़ा सा, है ना। फर्स्ट शेल का नाम क्या होता है, के शेल, है ना, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्या होता है, जो बहुत हेवी न्यूक्लियस हो जाते हैं, उसमें ढेर सारे प्रोटॉन हो जाते हैं, तो उसके पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, के शेल से इलेक्ट्रॉन को ही कैप्चर कर लेते हैं कभी-कभी, है ना। के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ले लेते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो वो किसी और में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो के कैप्चर मीन्स, हाँ, कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस फ्रॉम के शेल, इससे एक्सरे बनती है ना। इस प्रोसेस में जो निकलता है वो एक्सरे निकलती है, एंड एक्सरे इज इमिटेड, है ना। ये भी आप लोगों को फिजिक्स में 12th में पढ़ने को मिलेगा। प्रोटॉन नहीं, कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, ठीक है ना। बाय इमिटिंग एक्सरे, है ना, इसमें क्या होती है, एक्सरे इमिट होती, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब कभी भी देखो ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के अंदर, अभी हम ये सब इसी लेसन में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता है ना, रहना चाहिए था, क्यों नहीं रहता, है ना। तो वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके एक क्या बना लेता है, न्यूट्रॉन बना लेता है, और प्लस एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। तो के कैप्चर में ये होता है। अब इसका बहुत सारी कुछ चीजें आपको एक्सरे की फिजिक्स में 12th में पढ़ाएंगे, है ना। के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, है ना, कैसे। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, है ना, तो उनसे भी और एक्सरेज निकलती है फिर, ठीक है। तो ये, तो देखो ये 5 टाइप के क्या होते हैं इमिशन, लेकिन मेन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, ये 3 इमिशन मेन है, ठीक है। तो इससे रदरफोर्ड को क्या पता चल गया, अल्फा पार्टिकल के सोर्स पता लग गया, है ना, कि कौन अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है ना, वो पता लग गया। इसी से वो अपना एक्सपेरिमेंट कर पाया, है ना। नहीं तो उसको अल्फा पार्टिकल ही नहीं पता होते तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे करता, है ना। तो उसको ये रेडियो एक्टिविटी से जुड़े होने से, है ना, रदरफोर्ड को अल्फा पार्टिकल का नॉलेज था, तो उसने, और अल्फा पार्टिकल पे क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, तो उसने ये पता लगाने के लिए कि थॉमसन ने जो बताया कि पूरे एटम पे पूरी जगह पॉजिटिव होता है कि नहीं, उसने पॉजिटिव को उस पर बमबार्ड करा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। यदि पूरी जगह पॉजिटिव होता होगा तो सभी पॉजिटिव को रिपेल कर देंगे, तो वो वापस लौट के आ जाते हैं, लेकिन सब मिला नहीं उसको, है ना, बहुत सारे सीधे निकल गए, ठीक है। हाँ, बहुत ही कम वापस आए, ठीक है। वो हम लिखेंगे, है ना, कि क्या वैसा हुआ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया इसलिए कि हम नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे।